अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशाबदीद कहेंगे। उम्र गुजरी है बदगुमानी पर, मैं यकीन कर गया कहानी पर। बोझ ज्यादा हो तो सफर तवील नहीं होते, यही ऑपोजिशन के इत्तेहाद की कहानी है शायद। बारहा कह चुके, इस प्रोग्राम के फोरम से अर्ज कर चुके कि कहानी में सिर्फ कुछ नयापन है तो शायद बिलावल और मरियम की शख्सियत है, बाकी किरदार, फनकार, पत्रकार, अतवार सब के सब पुराने हैं। दरअसल हमारी सियासी तारीख तल्ख है और इसको तल्ख बनाने में हमारी तमाम जमातों ने किरदार अदा किया है। बदअहदी, एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल करना, ये इतनी बार हुआ कि अब हर अहद एक तसल्ली से ज़्यादा कुछ नहीं लगता। अल्लाह करे कि हम गलत हो, हमारा तज्जिया गलत हो, मगर हक़ाइक़ कैसे गलत हो सकते हैं। PDM का इत्तेहाद जो सितंबर के अवाखिर में बना, जनवरी के अवाखिर में क्या खुद ही दम तोड़ गया है। खबरें ऐसी ही हैं, मगर हम कुछ नहीं कहते। इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर अदम इत्तेफाक ने ऑपोजिशन को तितर बितर कर दिया है। जनवरी में हुक्मरानों को घर भेजने वाली ऑपोजिशन जनवरी में खुद घरों तक महदूद हो गई। नुक्ते मिलाने छोड़िए, सीधे 4 दिन 4 वाक़यात 4 बयानात ही लेते हैं, कहानी वाज़ेह हो जाएगी। बिलावल हुकूमत को घर भेजने का नया नुस्खा लाए जो न सिर्फ पुराना है बल्कि वो इसमें मात खा चुके हैं। 64 अरकान सेनेट के होते हुए 14 लापता अरकान तलाश न कर पाने वाले अदम एतमाद कर पाएंगे। पीपल्स पार्टी PDM के प्लेटफॉर्म के थ्रू इंशाल्लाह ताला जमहूरी, आईनी, कानूनी तरीके से इस हुकूमत को घर भेज देंगे। इंशाल्लाह ताला जब हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे मेंबर्स को मनाते हैं कि हमें वार करना है तो असेंबली में करना है, हमने हमला करना है तो आईनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। बिलावल का बयान ऑपोजिशन को तो खुश न कर पाया, मगर कोई तो खुश हुआ है इस बयान से। बिलावल भुट्टो बालग हो गया है, बिलावल भुट्टो ने ठीक कहा है, भुट्टो ने ठीक कहा है, अदम एतमाद कानूनी और उनका आईनी हक है। और उसने कहा ये जलसों से तो कुछ नतीजा नहीं निकला। ऑपोजिशन और बिलावल के इत्तेहादी अदम एतमाद के इस नुस्खे पर ही अदम एतमाद कर रहे हैं, मगर सूरत हाल में एक ट्विस्ट भी है। राना सनाउल्लाह को बिलावल की तजवीज़ इतनी भी नाकाबिले अमल नहीं लगती। अब ये इत्तेहाद में दरार का तासुर ज़ायल करने की कोई कोशिश है या फिर लंदन में मामलात में ब्रेक थ्रू की अफवाहों की तौसीक। तहरीक के अदम एतमाद भी एक रास्ता है, जो इनके करतूत सामने आ रहे हैं, अगर उनके पेशे नज़र इनके अलाइज इनसे पीछे हटते हैं तो तहरीक अदम एतमाद भी आ सकती है। आज ये भी बात करें मेहमानों से कि सेनेट इंतखाब के लिए जो जोर लगाया जा रहा है, जो कोशिशें हो रही हैं, जो सोचा और किया जा रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने और पाने के लिए क्या जतन किए जा रहे हैं। मेरे साथ जो लोग आज मेहमान मौजूद हैं, मज़हर अब्बास साहब कराची से ज्वाइन कर रहे हैं और ये मकबूल जान साहब यहाँ पे स्टूडियो में हमारे साथ होंगे। हफीजुल्लाह नियाजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं मज़हर साहब आपसे। बिलावल भुट्टो की जानिब से अदम एतमाद की बात, ऑपोजिशन को कायल करना तो बात की बात है, ये कहिएगा कि बिलावल भुट्टो को अदम एतमाद पर इतना एतमाद क्यों है? शुक्रिया आयशा। देखिए वो शेर है ना, तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि कब पर्दा गिरेगा, कब तमाशा ख़त्म होगा। वाह। मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो को इस पर एतमाद तो नहीं है कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी, लेकिन बिलावल भुट्टो को इस पर भी एतमाद नहीं है कि लॉन्ग मार्च कामयाब हो सकेगी। अब ये जो लॉन्ग मार्च आप हमेशा अपना आखिरी हरबा उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपको ये मुकम्मल तौर पे यकीन हो कि आप कामयाब हो जाएंगे। वरना फ़र्ज़ करें लॉन्ग मार्च कर लेते हैं, उधर पहुंच जाते हैं, 1-1.5 लाख आदमी उधर पहुंच जाता है, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? आप वहाँ बैठे रहें, 124 दिन इमरान खान बैठे रहे तो कौन से नताइज सामने आ गए? या फिर आप तसादुम की तरफ जाएं। तसादुम की तरफ जाएंगे तो गैर आइनी तरीके से गैर आइनी इक़दामात हो सकते हैं। तो हर दो सूरतों में वो ये एश्योर करना चाहते हैं और मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी एश्योर करना चाहती है। गलती कहाँ से हुई? देखिए, PDM पहले दिन से एक नॉन स्टार्टर था। PDM की फॉर्मेशन पे इख्तलाफ हुआ, PDM की सरबराही पर इख्तलाफ हुआ, फिर जब ये तय हुआ कि PDM को आगे कैसे बढ़ना है तो इस पर इख्तलाफ हुआ। गिरफ्तारियां देने वाला जो एजुटेशन के रहे हैं माजी में, क्या आप हड़तालें करते हैं, एजुटेशन करते हैं शहरों में, उस पर भी इत्तेफाक नहीं था।
फिर ये हुआ कि चले आप इस्तीफे दे दें असेंबलियों पे, उस पर रिजर्वेशन हुई। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप पहले दिन ही असेस कर लेते कि क्या हम ये सारी ऑप्शंस अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या हमें ये ऑप्शंस ऐलान करना चाहिए। गलती ये हुई कि उन्होंने अपने सारे कार्ड्स खोल कर रख दिए कि जी हम असेंबलियों से इस्तीफा दे रहे हैं, इस तारीख तक, पहले दिसंबर का तय हुआ, फिर जनवरी का तय हुआ, तो आपकी कोई प्लानिंग नजर ही नहीं आई कि आपने क्या करना है। फिर दूसरा, दो एक्सट्रीम्स नजर आई। एक एक्सट्रीम नवाज शरीफ साहब बगैर कुछ सोचे समझे उन्होंने वो जो हमला आवर हुए, यानी आप हमला आवर उस सूरत में होते हैं जब आपकी फौज तैयार होती है, तो आपकी अपनी सियासी फौज तो तैयार नहीं है, हमला आवर हुए आप अपने से ज़्यादा, कई ज़्यादा ताकतवर हरीफ पर, और उसका नतीजा ये हुआ कि आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए। दुरुस्त। और दूसरा पीपल्स पार्टी मुसलसल एक मज़ाहमती तारीख रखते हुए एक मसाइलती पार्टी बनकर या मफाहमती जमात बन गई है। पीपल्स पार्टी ने पिछले चंद सालों में एजिटेशन किया ही नहीं है, एजिटेशन की पॉलिटिक्स की ही नहीं है पिछले चंद सालों में। तो पीपल्स पार्टी को लूज करने के लिए बहुत कुछ है, पीपल्स पार्टी को गेन करने के लिए कुछ नहीं है। जिस वजह से ये कंफ्यूजन है, तो पीडीएम अपने कंफ्यूजन की वजह से हुकूमत गिराने चली थी, लेकिन लग ये रहा है कि वो खुद गिर रही है। ये जहाँ कंफ्यूजन पे बात खत्म हो रही है, नियाजी साहब आपकी तरफ आऊंगी, क्या पीडीएम ने अपने मुखालिफ की ताकत को सही असेस नहीं किया? क्या नवाज शरीफ साहब की इंतहा के अंदाज ने पीडीएम को जल्द कमजोर कर दिया? कंफ्यूजन काहे की है इस पीडीएम को, या पहले दिन से जो मजहर साहब कह रहे हैं ये कंफ्यूज रहे और स्ट्रेटेजी नहीं थी, तो नतीजा तो ये नाकामी की सूरत में सामने आना था? आयशा, जो मेरा नहीं ख्याल वो कंफ्यूजन है, क्राइसिस होता है कि ये है तकरीबन 10-11 पार्टीज का इत्तेहाद। आपने देखा नहीं कि जैसे ही ये इत्तेहाद शुरू हुआ तो चंद हफ्ते के अंदर ही पीटीएम जो है, जब इत्तेहाद में ऐसे था, लेकिन जैसे ही ये तहरीक शुरू हुई तो चंद हफ्ते के अंदर, हफ्ते 10 दिन के अंदर ही पीटीएम अलग हो गई। वो चूंकि सिग्निफिकेंट पार्टी नहीं थी तो इसलिए कोई ज्यादा न पता चला, न असर हुआ, न उसकी बात थी। मैंने माजी में जितने भी इत्तेहाद देखे हैं वहां पे इसी तरीके से डाइवर्सिफाइड ओपिनियन रही है। पीएनए की जो मशहूर जमाना तहरीक थी उसमें अफसर खान जो था वो उसका रोल बिल्कुल फजल रहमान साहब की तरह था। असेंबली के अंदर उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। वो चाहता था कि मार्शल लॉ लग जाए, निजाम उलट पुलट हो जाए। जबकि कुछ पार्टी जो थी जिसके अंदर पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टी थी, जमीयत-उल-उलमा पाकिस्तान या मुस्लिम लीग, तो ये लोग चाहते थे कि किसी तरीके से जो है निजाम के अंदर ही तब्दीली हो जाए। चुनाचे इन्होंने बड़ी दिलजमई से मुज़ाकरात भुट्टो साहब के साथ किए कि ताकि सियासी सोल्यूशन निकल आए। अभी भी जो मेरा ख्याल है कि पहली जो प्रायोरिटी है वो मुस्लिम लीग नून की और उससे ज्यादा पीपल्स पार्टी की ये रहनी थी और है, होगी भी सही, कि किसी तरीके से इन सारी सियासी जमातों की लड़ाई में निजाम जो है वो बिल्कुल अंडरमाइन ना हो जाए। जिस आइन की वायलेशन का रोना रो रहे हैं, ये ना कि पूरा आइन जो है वो तलपट हो जाए। एक तो ये सूरत हाल है। अब दूसरी सूरत हाल ये है जी कि दूसरी बात यह है कि शुरू से ही पीपल्स पार्टी के ऊपर एक इत्तेमाद का फुकदान था, बिल्कुल बैन ही उसी तरीके जैसे असर खान पे इत्तेमाद का फुकदान था। वो समझते थे असर खान को डिच कर देगा। असर खान फौज को बराह रास्त बुलाता था, मुझे कहता था ले जाए। अब यहाँ पे फौज की सूरत फर्क है, क्योंकि पीडीएम की जो क्यादत है, खसूसन मुस्लिम नून और फिर फजल रहमान भी किसी हद तक, उन्होंने बराह रास्त ललकार दिया या एक अपना मुद्दा जो है, जो इंडाइटमेंट है, उन्होंने उसके खिलाफ कर दी। जब ये आप आगाज में अदम एतमाद की बात कर देते हैं ना, तो फिर तो वो पीडीएम का पूरा मौक़िफ़ ही उड़ जाएगा सारा का सारा। एक बड़ी जमात जो कि हुकूमत में है, इसका मतलब है आगाज से काम ठीक नहीं था। नहीं, बिल्कुल इसी तरह होता है और ये कोई नई बात नहीं है। पीएनए का पहला जनरल सेक्रेटरी रशीद बाजवा था, चंद हफ्ते बाद पता चला कि भुट्टो साहब के साथ उसने अपना समझौता कर लिया। अच्छा, इसमें भी अब इनके लिए एक बड़ी, मेरी पीडीएम की सारी लीडरशिप से तफसील से बात होती रही है। इनके सामने ये प्रॉब्लम रहा है और आज तक है कि आया पीपल्स पार्टी को लेते चले या पीपल्स पार्टी के बगैर चले। जो आप ये कह रहे हैं कि माइनस पीपल्स पार्टी पीडीएम चल सकती है, अभी शायद ये आपको सामने आ जाए, क्योंकि पीडीएम फजल रहमान और नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि जो धरना है, और ये धरना उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा जिसे मदर साहब फरमा रहे हैं।
जो इमरान खान का है। तो इमरान खान के पास भी अगर नंबर पूरे हो जाते हैं, ठीक है, तो जो प्लान था कि वजीर आजम हाउस में 10-15 हजार बंदे घुस जाए, तो वो एक प्लान तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था। अब वहाँ पे 2 दर्जन बंदे ही नहीं जा सके वजीर आजम हाउस की तरफ। ठीक है न्याय साहब, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को माइनस कर रहे हैं यहाँ, और बाकी भी जो आप कह रहे हैं वो क्या एहतजाज कर लेंगे। हमने गुज़िश्ता महीने डेढ़ में जो आवाम सड़कों पे देखी, अंदाजा हो रहा है। और ये साहब ये कहिएगा, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, ये सेनेट में जो अदम एतमाद आई थी उसके अरकान इनके गुम गए थे, 64 में से 14 गायब हुए, नेम एंड शेम तक नहीं हो सका। और अभी जो PDM हम 3-4 माह से देख रहे हैं, वक्त गुजारो तहरीक चल रही है, एक के लिए फैसला कुन मामला कोई और है, दूसरे के लिए फैसला कुन मामला और है, मफादात अलहदा है। खत्म हो गया PDM का मामला, या आप इसका कोई नतीजा देखते हैं? देखिए, पहले दिन से जो ये PDM बनी थी ना, मैं पहले दिन से कहा था ये कोई एक किस्म की कोई पॉलिटिकल मूवमेंट मुझे नहीं लगती। जो पॉलिटिकल मूवमेंट होती है वो किसी पॉलिटिकल गेन्स के लिए होती है। बुनियादी नारा था कि जी फौज में मुदाखलत, फौज जो मुदाखलत करती है ना सियासत में, उसको रोका जाए। अब सबसे बड़ी बात यह कि जब आप तहरीक के एंड पे पहुंचेंगे तो आप नेगोशिएशन करने निकलेंगे, तो आप बताएंगे जी किस आइन की दफ़ा के तहत करती है? कोई भी नहीं है। क्या वो आइन की दफ़ा के बगैर करती है तो इलीगल है? तो क्या वो मानेंगे कि हम करते हैं? अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर ये बताएं कौन सी ऐसी दफ़े आ जाएंगी कि वो रुक जाएंगे? रुकने की सबसे बड़ी बात यह है कि एक बंदा जो कि एक आदमी का फ़ोन सुनता है और पार्टी छोड़ के दूसरी तरफ चला जाता है, वो आपकी सभा में बैठा हुआ है। आप चाहते हैं तो होता है। तो पहले दिन से लेके आखिर तक मैंने पहले दिन कहा था आप जीत गए। जीतने के बाद आप मुझे बताएं कि आप क्या कैसे सिस्टम के अंदर कौन सी इंश्योरेंस लेके आएंगे? आइन में सब कुछ मौजूद है, मुदाखलत नहीं कर सकते। आइन पे इम्प्लीमेंटेशन किसने कराना है? आपने करवाना है। आप खुद ढेर हो जाते हो, जब 3-3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनते हो तो आपके हाथ पांव कांप रहे होते हैं उन सबके सामने, और हर वक्त कांप रहे होते हैं। असल मसला यह है कि इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है कि जमात इस्लामी अलहदा हो चुकी हुई है, स्ट्रीट पावर जिसके पास होती थी। MQM जो है उनके साथ नहीं है, स्ट्रीट पावर दूसरी उसके पास होती थी। उसके बाद पीपल पार्टी के पास किसी हद तक स्ट्रीट पावर थी। उसका हालत यह है, ये बाजवा साहब की मिसाल दे रहे हैं। रफीक बाजवा इंडिविजुअल गया था, पूरी जमीयतुल उलमा पाकिस्तान नहीं गई थी। यहाँ पूरी पीपल पार्टी अलहदा हो रही है, एक बात। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर एक मूवमेंट थी। वहाँ असगर खान ये नहीं कहता था कि मेरी पार्टी जो अलहदा जाके ये हो जाएगी। असगर खान की अपनी एक सोच थी, लेकिन वो सोच जो थी, हालांकि वो एक बिल्कुल सेकुलर आदमी था, लेकिन गले में कुरान डाल के आगे चलता था। यहाँ हालत यह है कि यहाँ 4 नारे लग जाए मौलाना फजल रहमान के, उसके ऊपर तालिबान के हक में जब बिलावल के माथे में पसीना आ जाता है और बिलावल का कुछ वो करना शुरू हो जाते हैं। मसला सारा ये है कि इस वक्त स्ट्रीट पावर किसी के पास नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता से फेड आउट होना चाहिए। मूवमेंट 2 तरीके की होती है, या तो आप बिलावल ने जो बात की है कि जी हम वो करेंगे अपना इन हाउस चेंज, तो इन हाउस चेंज के लिए ना जुलूस निकालने की जरूरत है, ना जलसे निकालने की जरूरत है, ना तकरीरें। पहले क्यों नहीं पता था? सीधा पहले इन हाउस चेंज के लिए चले पहले आपने सेनेट के चेयरमैन में करके देख लिया। आप मुझे बताएं, जो लोग आपके बिक गए थे, क्या आपने उनको पार्टी से निकाला? अपने बिकाऊ मालों को तो पार्टी से निकालने के काबिल नहीं है, और मुल्क में कहते हैं हम इनकलाब लेके आएंगे। मैं मजहर अब्बास साहब, ये जो गुफ्तगू औरिया साहब कर रहे हैं, एक मुदाखलत की बात भी हो रही है यहाँ पर। अभी क्या किसी की बातचीत नहीं हो रही है? क्या कोई मामला सिर्फ सियासी हाथों के अंदर खुद से हैंडल किए जा रहे हैं, या PDM के इस तरह से बिखरने में कोई डिवाइड एंड रूल का कुलिया भी कहीं लग रहा है, जिस बायस अपने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए एक थोड़ा सा एक दूसरे से दूरी इख्तियार की जा रही है? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की थी उसके बाद आपने जो रही सही कसर थी वो पूरी कर दी कि आपने एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट को और ज़्यादा करीब कर दिया, इसलिए कि फिर वो एक दूसरे की ज़रूरत बन गए। और देखिए, जो अभी PNA की मिसालें दी जा रही हैं, PNA की मूवमेंट की कामयाबी, या जो जिस सूरत में आप कामयाबी कहें, उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि इलेक्शंस मुल्क में हो गए, ऐलान हुआ। जब लोग सड़कों पे ऑलरेडी होते हैं, पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं लोग, तो वो सड़कों पे फिर आप उसको मटेरियलाइज कर सकते हैं। इसी वजह से जब सूबाई असेंबली का बॉयकॉट हुआ तो मुश्किल से 5% से भी कम वोट पड़ा। तो आपकी कामयाबी एक ऑपोजिशन की तो वहां नजर आ गई। यहाँ सिर्फ आप बैठकर सिर्फ तकरीर करके आपने इस चीज का एनालिसिस किया ही नहीं, तज्जिया किया ही नहीं कि आपके ओपोनेंट की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। सिर्फ सिलेक्टेड कहने से तो काफी नहीं होगा। तो ये जो एक बुनियादी नुक्ता है ना कि PMLN
एक एक्सट्रीम पे विदाउट ग्राउंड रियलिटीज, अपनी ज़मीनी हकायक को देखकर तहरीक बनती है, तहरीक ऐसे ही नहीं बनती। मैं सबसे पहले असेस करता हूं कि मेरे पास कितना ऐसा वर्कर है जो गिरफ्तार हो सकता है, गिरफ्तारी दे सकता है। तो मगर बदर साहब, इस पे ये अहम नहीं है कि अगर हम 20-25 साल पुरानी बात करें, आज का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या पॉलिटिकल ग्राउंड पाकिस्तान का क्या है? अवाम या लोग कितना अब समझ रहे हैं कि वो इंस्पायर हो रहे हैं और उस तरफ को जाते हैं या बात को सुनते हैं? देखें, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आपने उन इश्यूज को टच ही नहीं किया जो लोगों के इश्यूज हैं। आपने उन इश्यूज को, उन चीजों को मोबिलाइज ही नहीं किया। भाई महंगाई, आपने कोई पीडीएम का बताएं कि वो आए सही फैक्ट्स फिगर्स के साथ कि महंगाई कितनी है, लोगों तक पहुंचे। महंगाई के मसले पे आपने लोगों को मोबिलाइज किया। बेरोजगारी, बेइंतहा बेरोजगारी, लेकिन आपने क्या बेरोजगारों को टच किया? आपने उन इश्यूज को टच किया? नहीं किया। सिर्फ नारेबाजियों की देखें, आपके जलसों की स्ट्रेंथ उठा के देख लें। अच्छे, मतलब ये नहीं है कि पीडीएम अगर आज लॉन्ग मार्च की कॉल दे तो वो 50,000 लाख लोग लेके नहीं जा सकते, जा सकते हैं, लेकिन फिर हासिल क्या करेंगे आप? जैसे अभी औरिया साहब भी कह रहे थे, आप पहुंच गए, इस्लामाबाद पहुंच गए, फिर क्या करेंगे उसमें? आप या तो आपके पास इतनी, देखिए 2012 में ताहिरुल कादरी साहब लोग लेके पहुंचे थे ना, क्या हुआ? कुछ नहीं, वापस चले गए। यस। तो इस तरह मूवमेंट्स कामयाब नहीं होती। मूवमेंट कहना ही सबसे पहले तो अलायंस, क्या ये अलायंस है? ये सब की, ये जितनी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, खासतौर पे ये दोनों पार्टीज जो हैं, ये अपनी अलग अलग विकेट पर खेल रहे हैं, अपने अलग अलग इंटरेस्ट हैं, इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। अलायंस जरूर मिनिमम पॉइंट्स पर होता है, यहां मिनिमम पॉइंट्स पर ही एग्रीमेंट नहीं है। ये फर्क करें एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। पीपल्स पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है, नून लीग का बिल्कुल मुख्तलिफ है, जेयूआई का बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो जब तक आप उधर यूनानिमिटी नहीं है आपकी, तो आप कैसे कोई तहरीक कामयाब कर सकते हैं? इसका बाय डिफॉल्ट फायदा ये हो रहा है, गवर्नमेंट स्ट्रांग हो रही है। गवर्नमेंट अब सेनेट के इलेक्शन के बाद, और गवर्नमेंट को वो लेजिटिमेसी मिल रही है जिसको आप कल कहते थे सिलेक्टेड। अब आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कहीं कामयाब हो सकता है तो वो सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि आप एस्टेब्लिशमेंट को इस चीज पे मजबूर करते कि वो न्यूट्रल हो जाए। पीएमएलक्यू हमारे साथ आ सकती है, लेकिन वो रुक जाते हैं इसलिए कि उनको नहीं कहा गया। एमक्यूएम पाकिस्तान साथ आ सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट को, मुझे मतलब हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे गवर्नमेंट कमजोर होती नहीं नजर आ रही, मुझे पीडीएम की मूवमेंट कामयाब होती नजर नहीं आ रही। बड़े अहम सवालात मजहर साहब ने यहाँ पे उठा दिए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज कुछ कहा, मैं वो ब्रेक लूंगी, नियाज़ी साहब इस पर आके जवाब लूंगी कि आखिर अपोजिशन खुद कहाँ खड़ी और पीडीएम है क्या। शाह महमूद कुरैशी की सुनिएगा जी। जरदारी ने जो एक मौक़िफ़ अख्तियार किया है, कह रहे हैं कि हमें अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए, यानी कि आपने इमरान खान साहब को आईनी तौर पर वजीर आजम तस्लीम कर लिया है। ये कहना बंद कर दीजिए कि वो सिलेक्टेड वजीर आजम। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सोच में और जेयूआई के अंदर जो तफरीक दिखाई दे रही है वो पूरी कौम के सामने है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो नियाज़ी साहब ये तब्दीली कहां कहां हो रही है अपोजिशन में, आपसे जानेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। नियाज़ी साहब, जो मजहर साहब बात कर रहे थे, जो कुरैशी साहब ने बात की, अपोजिशन ने ना अपनी ताकत को असेस किया और सिलेक्टेड कहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ना। मजहर साहब ये कह रहे हैं कि वो हुकूमत को ज्यादा ताकत में देखते हैं। आयशा, पहले तो मैं आपका हकीकत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे शो में बुलाया, और बड़ा ही मेरे लिए यकीनन एहसास की बात है। मुझे पता है कि आप मेरी जो बहुत पसंदीदा एंकर्स हैं जो पाकिस्तान में, उनमें आप मेरे टॉप पे हैं। तो न्यूट्रल कर दिया। शुक्रिया आपका नियाज़ी साहब। आप स्टूडियो आते तो फिर क्या बात थी। बस मेरी से ये आज मैं 2 दिन सफर करता हूँ। मैं वो कहता है ना, वो एक शेर जो है सर्कस में काम करके 2 वक्त की रोजी कमाता है ना, तो मैं सर्कस में काम करके 2 वक्त की रोजी कमाता हूँ, वो शेर हूँ मैं। कुछ जंगल में शिकार नहीं करता हूँ। अच्छा, उसमें बात देखें नहीं, ऑन ए सीरियस नोट, पहली बात यह कि कुरैशी साहब की बात कोई जायज नहीं है। आया उन्होंने हुकूमत को लेजिटिमेट माना या नहीं माना, तो आखिर वो असेंबली के अंदर ऑफर कर चुके हैं। ये चलो कहीं से कह सकते हैं पहले क्यों माना, तब क्यों माना,
तो इसलिए एक स्टेल बात है, एक घिसी पिटी बात की पुलिस साहब ने कोई नई बात नहीं की, या उसने चाहिए तो नया कोई एंगल निकाल लो। बाकी एक जो बात है मदरसा की बात से पहले, ये जो है ना शमसुल उलमा और ये मकबूल जान आपके करीब बैठे हैं, इनके तो मैं ख्वाब की मार हूँ, इनको ख्वाब आएगा और उसके बारे में मेरा को मुस्तकबिल का अगर तयन हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगा, तो राजा मैंने बड़ा फूक के इनको जवाब दूंगा। देखिए क्राइसिस ये है कि आयशा समझने की कोशिश करें कि पहली बात यह है कि मैंने जितनी तहरीक, देखो तहरीक का मतलब ये नहीं, हमारे बात बिल्कुल सही कह रहे, नतीजा क्या निकला, हर वो तहरीक जिसने हलचल मचाई रखी उसको हम याद करते हैं, उसके नतीजे क्या निकलते हैं वो एक अलग एकेडमिक डिस्कशन है कि इस तरह निकलना चाहिए थे, आया वो निकले या नहीं निकले, किसने खराबी की। डीएनए के मूवमेंट में भी ये प्रोफेसर फूसा की किताब पढ़ ले, दिल जमाई सो माशरा को अवॉइड करने की कर रहे थे। मेरी मौलाना मौजूद रहमतुल्लाह अलैह से जो मुलाकातें मेरी तो नहीं, मतलब जो बहुत सारे लोग उसे इतने औकात तो नहीं थी कि उनसे अकेला मुलाकात करते, यकीन नाने को सियासत से दूर से बड़ी आइसोलेशन जिंदगी गुजार चुके थे, लेकिन वो हर दफा कहते थे कि फूक फूक के कदम चलाएं, माशरा लग गया तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा, और बिल्कुल लाउड एंड क्लियर किया। चलो बाद में अगर असर खान के नजदीक उठा के लगना चाहिए। सही। प्रोफेसर गफूर साहब इतने गुस्से में थे कि उनको उन्होंने किताब पढ़ लें, उसके बाद गुस्सा कर लें, उन्होंने ज़ियाउल हक को माफ नहीं किया था किसी सूरत में भी, प्रोफेसर गफूर साहब ने। और मल साहब उनसे टच होते होंगे, पता चल जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि पीपल्स पार्टी के पंजाब में कोई औकात नहीं है, तहरीक चलनी है तो तहरीक चलेगी फजल रहमान से और नवाज शरीफ साहब। नियाजी साहब फिर सीधा सीधा नवाज शरीफ साहब का बताएं, कोई खबर भी है कि लंदन में किसी सियासी शख्सियत ने मुलाकात की है। नून लीग, देखें पीपल्स पार्टी खुलकर आ रही है और नजर आ रही है वो क्या सोच रही है। नून लीग खुलकर आ रही है, ना नजर आ रही है, ना उनकी सोच पता चल रही है, लीडरशिप का कंफ्यूजन वहां मौजूद है। आप जरा करीब हैं, बताइए कोई वहां पर किसी की से है या सब इधर उधर तक रहे हैं? देखिए जी, कोई बंदा भी खुल के नहीं आ रहा, खुल के सिर्फ जो आए हैं तो फजल रहमान साहब आए हैं। नून लीग जो है इसे खुल के नहीं आई कि नून लीग दिल जमाई से पीपल्स पार्टी को साथ रखना चाहती थी। अच्छा, लेकिन जो असल जो स्ट्रीट पार है वो यहाँ नून लीग के पास है, उन्होंने निकाल लिया 13 जुलाई 2018 को। और हर वो तहरीक जो मैंने देखी है, नून लीग ने जितने बंदे निकाले हैं और फजल रहमान जो पिछले साल बंदे लेकर इस्लामाबाद में, ये सारे के सारे अपने तौर पर रिकॉर्ड है। अच्छा। और नून लीग का जो वर्कर है उसके अंदर गुस्सा भी है और बड़ा वायलेंट वर्कर है, जिधर निकलेगा इन सबको पता चल जाएगा। आपको एक और बात बता जाऊं कि हर जगह वेरिएबल्स होते हैं। आप कहते हैं कि 25 साल पुराना, ये बात नहीं होती। कई चीजें होती हैं जो वेरिएबल अगर वही है तो रिजल्ट भी वही निकलेंगे। फिजिकल वेरिएबल्स है, कुछ वेरिएबल्स फर्क हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि देखिए एस्टैब्लिशमेंट जो है ये जो बात कर रही है पीपल्स पार्टी जो कर रही है वो ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी एकदम ये कह रही है कि नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ एस्टैब्लिशमेंट जो है एक नेगोशिएशन कर रही है। उसमें पहले उन्होंने ये उनको ये प्रपोजल दी है जो मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि इन हाउस तब्दील करा ले। हम इत्तेहादियों से, ये बात है 3 महीने पुरानी जब से तहरीक नहीं शुरू, हम इत्तेहादियों को उसे अपनी सपोर्ट हटा लेते हैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इमरान खान साहब को यही पता चला, वो जाहिर है कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट इस तरीके से आजाद नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब के पास बहुत कुछ है, तो आईनी तौर पर पाकिस्तान को हुक्मरान है। सही। दूसरी बात यह है कि इस तरीके से आसानी से एस्टैब्लिशमेंट को वो 2-3 साल से एस्टैब्लिशमेंट कई दफे जुड़ना शुरू हुई है। ठीक नहीं आई साहब, लेकिन ये जो आप फिजिकल वेरिएबल्स वाली बात कर रहे हैं ये तो सबके लिए कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन लीडरशिप मैटर्स अ लॉट कि वहां क्या प्लानिंग और डिसीजन होता है। शेख रशीद साहब ने अपने मौलाना साहब का जिक्र किया, उनको आज एक मशवरा दिया है, ये दे पहले। मुझे कोई फिक्र नहीं है नून की, वो अपना मसला खुद सेट कर लेंगे, जरा से भी फिक्र नहीं है पीपल्स पार्टी की, वो अपने मसले सेट करने के माहिर हैं। मुझे फजल रहमान की फिक्र है, बंद गली में जा रहा है। ये ना हो कि मैं ये अफसोस से कहूं कि मैं बार बार आपको समझाता रहा। और या साहब मौलाना हाथ मलते ना रह जाएं, शेख रशीद साहब बार बार उनको मशवरा दे रहे हैं। लीडरशिप हर जमात ने अपनी अपनी देखनी, मौलाना साहब कहीं बहुत आगे तो नहीं निकल गए? देखें, पहली बात तो यह है कि मैं जरा तारीख दुरुस्त कर दूं। नियाजी साहब ने कहा है कि प्रोफेसर गफूर साहब ने ज़ियाउल हक को माफ़ नहीं किया था। प्रोफेसर गफूर साहब ज़ियाउल हक की कैबिनेट में आए थे और भुट्टो की फांसी कैबिनेट में आए थे, और उसके बाद सरा में सुन ले, सरा प्लीज सर 10 बस्ता कैबिनेट में आए थे और उसके बाद फारूकी के साथ तारीख की दुरुस्ती का सर मैं 10 बस्ता मेरी बात सुने। प्रोफेसर गफूर साहब पाकिस्तान की उस जमात में थे जो इंतहाई डिसिप्लिन की जमात है
और आप जमात के किसी आप पूछे ठीक है प्रोफेसर गफूर साहब ने ये प्रोडक्शन मिनिस्ट्री कैसे कबूल की, और जब जमात निकली तो उससे पहले 1 महीने पहले रिजाइन कर चुके थे। तारीख का जरा आप लोगों को इदराक होगा। चलें जी, और ये साहब से भी हिस्ट्री ले लेते हैं थोड़ी सी। जिस दिन जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी हुई थी उसके अगले दिन छोड़ गए थे, तो मतलब और इनको पता है कि प्रोफेसर गफूर साहब जब ये तो खैर के साथ थे, प्रोफेसर गफूर साहब इतना एम्बैरेस फील किया करते थे उनको। सर मौलाना साहब के साथ बताइए क्या होने को है अब। न्याय साहब मुझे अपने ब्यूरोक्रेट से भी सुन ले, हिस्ट्री के बारे में आप ना करें, आप न्याय साहब सुन लेना क्या कह रहे हैं मौलाना। न्याय साहब गफूर साहब के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि गफूर साहब से मेरी बहुत नशिस्तें हुई हैं उस जमाने में। देखिए, गफूर साहब के खिलाफ थे मियां तुफैल से, और 2 चीज़ों पे गफूर साहब भुट्टो की फांसी की हिमायत जमात इस्लामी को नहीं चाहते थे कि जमात इस्लामी उस तरह हिमायत करे। दूसरी बात, ज़िया-उल हक के रेफरेंडम पर इख्तलाफ हुआ था। ज़िया-उल हक के रेफरेंडम पर गफूर साहब इवन शूरा से निकल आए थे, कराची आ गए थे, और उनका कहना ये था कि मियां तुफैल भुट्टो मुखालफत में, उन्होंने कहा कि भुट्टो ने मियां तुफैल के साथ बहुत बुरा किया था, ज्यादती की थी, लेकिन जो सियासी लोग होते हैं फिर उस सियासत के को सामने रख के करते हैं। मियां तुफैल बहुत आगे चले गए ज़िया-उल हक की हिमायत में, और उससे जमात इस्लामी को नुकसान हुआ। दूसरी बात, जो तुलबा यूनियन पर पाबंदी लगी, यानी साहब एक मिनट, जब तुलबा यूनियन मुकम्मल कर लेने से हालिया सियासत पर भी आना है। जब तुलबा यूनियन पर पाबंदी लगी तो सबसे ज्यादा नुकसान इस्लामी जमीयत तो तुलबा को हो रहा था। लेकिन मियां तुफैल ने उस वक्त भी उस पूरी स्टूडेंट मूवमेंट को जो कामयाबी से हमकिनार होने जा रही थी, मियां तुफैल के एक बयान ने पूरी मूवमेंट को रोक दिया था, और उसके बाद आज तक तुलबा यूनियन पर पाबंदी लगी रही है। तो उन्होंने कहा था कि ये हमारे तुलबा ये देखिए जी, मियां तुफैल मोहम्मद साहब बात होगी, मैं वो भी तफसील से बयान कर दूंगा। 5 जुलाई को प्रोफेसर गफूर साहब नजरबंद होते हैं, और 3 अगस्त सर इसके लिए एक लहदा नशिस्त रखते हैं, और हम चाहेंगे कि हमारी यूथ भी सुने कि हमारी तारीख क्या जी। बिल्कुल, आप बड़े इंटरेस्टेड, आप लोगों को अंडरमाइन ना करें। 3 अगस्त को निकलते हैं, मैं उनको पहला बंदा रिसीव करने वाला था, क्योंकि मैं कैलम यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट होता था उन दिनों में। उसे 1-2 साल पहले मेरा उनके साथ बहुत ताल्लुक था, जिससे MNA MPS इस्लामाबाद में मैं वही होता था। प्रोफेसर साहब को जब हल्फ उठाया गया था, सारी रात बनवाया गया था। पहले दिन से कहते थे कि इस शख्स ने पाकिस्तान में आजादी की है, हम समझौते के करीब थे, इसे सब खून मारे और उनको। और ठीक है सर, फिर ब्रेक का वक्त आ गया। न्याय साहब बड़ी माजरत, वक्त कम रह गया है। कहा था कि प्रोफेसर गफूर साहब मिनिस्टर बनेंगे, तो मैं सर अभी हमने सेनेटर्स पे बात करनी है जिन्होंने बनना है, और क्या PDM का सफर तवील होने को है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। और ये साहब मौलाना का क्या बनेगा तो दरमियान में ही रह गया। सेनेट इलेक्शन अब यकीनी है, कोई बड़ी तब्दीली नजर आती है सेनेट के इंतखाब के बाद? कहाँ पलड़ा भारी रहेगा? देखिए, जहाँ तक कल भी मैंने एक जगह कहा है कि एक प्रोसेस है कि सेनेट के इलेक्शन के बाद उनके अंदर बड़ी थिंकिंग सी बिल्टअप हो रही है PTI के अंदर कि हम अगले 2.5 साल ना गुजारें तो बेहतर है हम मिड टर्म इलेक्शन पे चले जाएं, क्योंकि सेनेट में हमारी अक्सरियत आ जाएगी तो फिर उसके बाद हम एक नारा लगा देंगे तो हम लोग ये है वो है। और बल्कि फ़ौज की जो रिपोर्ट्स हैं उसका इतला जो है को कहेंगे जी हमें तो हमने इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे। एक तब्दीली तो मुझे एक स्मेल जो हुई है कि मिड टर्म इलेक्शन के चक्कर में जाना चाहते हैं ताकि हम ज़रा सा मज़ीद नारा लगाएँ कि हमें मौका दिया जाए और 5 साल अगले और मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि सेनेट के इलेक्शंस में अगर PDM हिस्सा ले लेती है और PTI भी बाकी सब हिस्सा लेते हैं तो इसका मतलब है तो फिर आप इस काबिल नहीं रहते कि आप किसी को कहें कि आप सिलेक्टेड हैं। फिर तो आपने लेजिटिमेसी दे दी। जो लोग होते हैं जब PNA की बात हो रही है ना, PNA ने बाइकाट कर दिया था सूबाई असेंबली के इलेक्शनों का। उनके करोड़ों रुपए लगे हुए थे MNAs के। उन्होंने कहा हम नहीं आते सिस्टम के अंदर, ख़त्म। और उसने एक तहरीक को मोमेंटम दे दिया था कि यार ये 400-500 बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। आप तो एक सीट सेक्रीफाइस नहीं करते, आप तो मीरपुर खास की सीट सेक्रीफाइस नहीं करते। लोग क्यों आप पे एतमाद करें? वो कहें जी खुद तो ये MNA बन जाते हैं, हमें कहते हैं सड़कों पे निकलो। और दूसरी बात ये, पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो की कुर्बानी की खा रही है। उसने ऑप्ट किया था जिस दिन उसने गोलबाग में जलसा किया था भुट्टो ने, जब जस्टिस समदानी ने रिहा किया था तो उसके बाद ज़िया-उल हक की टांगें काम गई थी और भुट्टो को मशवरा दिया था कि आप बाहर चले जाएं। उसने कहा था नहीं,
उसने काल कोठरी बर्दाश्त की थी, उसका वर्कर आज तक आहिस्ता आहिस्ता जरदारी वगैरह ने खत्म कर दिया, आज तक कर रहा है। आप चले जाएं बाहर, आपका वर्कर को कन्विंस नहीं करते। मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूं आपको, एक छोटे से बात। जिस वक्त कलसूम नवाज जो हैं और मूवमेंट चला रही थी, तो एक साहब को उन्होंने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि जाओ जाके आप ऐसा करो कि मूवमेंट निकालो। नवाज शरीफ साहब अंदर चले गए, ठीक। तो कहता मैं चला गया गवाल मंडी में एक ऐसे बंदे घर गया। मैंने कहा कि जो वहाँ के रहने वाले थे, मैंने उनको फ़ोन किया, वो मेयर होते थे वो नवाज शरीफ के ज़माने। मैंने कहा कि आप कल जुलूस में, उसने कहा मेरे को जुलूस से निकालते हो, उन लोगों को निकालो जो कि जिनको नौकरियाँ दी हैं आपने। तो मैं एक ऐसी जगह गया जिनके घर में नौकरी दी हुई थी, तो उसमें नौकरी लेने गया तो उन्होंने कहा कि जनाब हमें क्यों कहते हो, हमने तो इतने पैसे इसको दिए थे, इतने पैसे इसको दिए थे, हम नौकरी लगी थी। अब्बास अतर मरहूम, अल्लाह शाहिद है, मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन था, उस मेरे पास आए, कहते एक बंदे को नौकरी। मैंने कहा पीपल पार्टी जरदारी साहब लगे हुए हैं, आप उनको जाकर उनसे नौकरी लगाएं। उसने कहा मैं पार्टी से बात ही नहीं करता हूँ, मैंने उनके लिए कुर्बानी दी है। आज मैं जाता हूँ उनके पास, वो कहते हैं दूसरे को 4 लाख लेने हैं, तो को 3 लाख ले लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ये जब हालत हो तो मूवमेंट नहीं चलती होती। बड़ी अहम बात एतमाद की कर रहे हैं मदद साहब। सेनेट में क्या जोड़तोड़ हो सकता है? आपको कौन आगे, कौन इन, कौन आउट नजर आता है? क्योंकि शेख साहब तो कह रहे हैं कि पीटीआई को एक नशीद ज्यादा भी मिल सकती है। देखिए, एक इत्तला तो ये कि रहमान मलिक साहब को टिकट नहीं मिल रहा क्योंकि जरदारी साहब कुछ नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के भी, नून लीग के भी। अब सेनेट जिस, और ये साहब ठीक कह रहे हैं कि अगर आप, वैसे तो मेरे लिहाज से जब आप 2018 के इलेक्शन में आपने ओथ ले लिया, आपने सदारती और वजीर आजम के इलेक्शन में हिस्सा ले लिया, तो लेजिटिमेसी तो आपने दे दी सिस्टम को। उसके बाद तो ये आफ्टर थॉट्स हैं कि जी 2018 का इलेक्शन रिग था, मैनेज था, इलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड हैं। तो 2.5 साल बाद आप एक ये तहरीक नहीं चला सकते कि जी 2018 के इलेक्शन जो है वो जाली थे, क्योंकि 2.5 साल के अरसे में आप पार्लियामेंट का हिस्सा रहे। तो वहाँ तो वो नैरेटिव ही पिट गया कि 2018 के इलेक्शन कैसे थे, क्योंकि वो नैरेटिव उस वक्त बिल्ड होता कि आप नहीं वोट लेते, कम वोट में आप सड़कों पे निकल आते, और उस वक्त अगर सड़कों पे निकलते तो पीटीआई के लिए आसान नहीं होता। आज के दिन देखिए, औरिया साहब की इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन पीटीआई क्यों जाए? पीटीआई की प्रॉब्लम क्या आ रही है? पीटीआई की प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई अभी भी पंजाब में नून लीग को नहीं बीट कर पा रही। पंजाब में आज भी नून लीग का वोट बैंक इंटैक्ट है। लोकल बॉडीज इलेक्शन कराते हुए हिचकिचा रही है पीटीआई कि लोकल बॉडीज इलेक्शन में अगर रिजल्ट पलट गए तो इस तहरीक को अगर जान पड़ सकती है दोबारा, तो वो लोकल बॉडीज इलेक्शंस में पीएमएलएन की विक्ट्री के थ्रू पड़ सकती है। लिहाजा वो लेजिस्लेशन, स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं सेनेट के इलेक्शन के फौरन बाद, और उसके अंदर बहुत सी चीज़ें रिफॉर्म करने जा रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को अपने इंटरेस्ट में, ये नहीं कि कोई लॉन्गर टर्म उसमें, लेकिन अपने इंटरेस्ट में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी करने जा रहे हैं। सही। नैब के इन चेयरमैन को आगे एक्सटेंशन देने का भी इरादा है। क्या खबर दी? इनका टेन्योर अक्टूबर में खत्म हो रहा है, इसीलिए वो हर दूसरे चार दिन बाद जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं चेयरमैन नैब, और उनका टास्क सिर्फ ये है कि इतने अरसे में इनके मुकदमात मैच्योर्ड हो जाएं किसी तरीके से इनको। ठीक, मदद साहब ने बड़ी अहम खबर दे दी। कल को ये नहीं रह जाएगा शिकवा के चेयरमैन नैब हमने नहीं लगाया। नियाजी साहब, बैटल ग्राउंड पंजाब है, नून लीग कितनी सीटें ले लेगी यहाँ से? सेनेट की इस वक्त मसला ये है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। ये जो मैं मदद साहब तो खैर बहुत बड़े दानिशवर है, लेकिन और ये क्योंकि मेरा छोटा भाई है, अब मुझे बड़ा एडवांटेज हासिल है। ये जो मेटाफोरिक और विजुअल बातें करते रहते हैं और ये साहब, ये मैं इनको सुन के थक गया। खुदा को है कि मैं अब उकता गया हूँ, मज़ीद आखिर उम्र तक सुनेंगे। अच्छा, अब मैं बाद में 2 बातें कर लूँ। देखिए जी, अगर मैं बताऊं के अंदर भी इख्तिलाफ था 77 में दो बातें मैं कर लूँ जी, क्योंकि अब तारीख बहुत डिस्कस कर ली है। मैं 2 बातें कर लूँ। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब जो है इस वक्त जो उनका सबसे बड़ा जो अल्लाह बेनिफिट ऑफ नोइंग इमरान, वो है उनकी पॉपुलैरिटी जो बर्फ की तरफ पिघलती जा रही है। अब उनको वजारत उज़्मा का मजा नहीं रहा, लेकिन उसके लिए वो शहीद जमहूरियत बनना पसंद फरमा रहे थे। नवाज शरीफ साहब ने उनसे ये एडवांटेज ले लिया है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि शहीद जमहूरियत जो कि रिफतें देता है, भुट्टो साहब को दे चुका है, 93 में नवाज शरीफ साहब को दे चुका है,
हर दफा मूवमेंट फर्क तरीके से चली है। पंजाब से नून लीग को सेनेट की कितनी नशिस्तें मिलेंगी? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि सेनेट के अंदर जो इमरान खान साहब जो ओपन वोटिंग चाहते हैं उसमें यह है कि एस्टेब्लिशमेंट में हर जगह पे अपने 2-4 कैंडिडेट्स जो है इजाफी इलेक्ट करवा लेगी। बड़ो साहब जो है इसके बाद चुनाचे सेनेट के इलेक्शन के अंदर जो हम ये मंत्रा हमारे और मकबूल जान भेज रहे हैं ना, ये इसका नहीं होता। एस्टेब्लिशमेंट का सबसे ज्यादा असर सूख है और ये उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये मजहब साहब ने सही कहा है, मजहब साहब कह रहे हैं कि वो लेतोले से काम ले रहे हैं, मजहब वो बल्दियाती इलेक्शन करा ही नहीं रहे, अभी मार के कह के मुझे। और न्याय साहब उन्होंने ये भी कहा है कि चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन होने को है। जो 8-7 दिन पहले इस पे इस्लामाबाद में मीटिंग हुई, जब वापस आए तहरीक इंसाफ के बड़े लीडर, तो उसके अंदर चेयरमैन नैब वगैरह सारी स्पेंड फोर्स है। खुदा गवाह है कि जिन जिन लोगों के कंट्रोवर्शियल लोग हैं ना, जो इदारे के जहाँ जहाँ बैठे हैं ना, उनका बिल्कुल वो बिल्कुल डिफेंग हो चुके हैं, ये अब किसी काम के नहीं है। चल मैं बहुत ही माजरत चाहूंगी, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी मजहर साहब, हफियाजी साहब और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ थे। आप इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।